नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत और ओमान के बीच काफ़ी समय से पेंडिंग है। बहुत साल पहले इसके बारे में डिस्कशन हुआ था लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा। और किस तरह करंट सिनेरियोज में ये प्रोजेक्ट भारत के लिए और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और शायद इसीलिए एक बार फिर से इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर चुकी है। तो देखिए, जब से ये ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर शुरू हुआ तब से हम सब ने देखा है किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल या जियोग्राफिकल वेपन के तौर पे ईरान ने उसे यूज़ किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को एक एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, खास करके भारत को। क्योंकि भारत की एनर्जी सप्लाईज, खास करके जो ऑयल और गैस है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू होके आता है। साथ ही साथ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर्स हैं हमारे, गैस के सप्लायर्स हैं हमारे, उन पे ईरान ने जिस तरह ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक किया, उस तरह से हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा ये खतरा पैदा हो गया। और हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स उतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम अपनी डिमांड को ज़्यादा दिनों तक कीप अप कर पाएँ। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के प्राइसेस बढ़े, इन सब की वजह से भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ा, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे असर पड़ा, आम लोगों की दिनचर्या पे, उनकी जेब में बचने वाले पैसे पे, इन सब चीज़ों पे असर पड़ा। तो इसीलिए अब एक बार फिर से भारत ओमान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया जा चुका है। लगभग 2000 किलोमीटर लंबी इसकी लेंथ होने वाली है। और ये, जैसा कि आप अगली स्लाइड में एक मैप के पे देखेंगे कि ये अरेबियन सी के नीचे से होते हुए आएगी। ओमान से डायरेक्ट हमारे गुजरात तक कनेक्ट किया जाएगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ है, यानी लगभग 4 अरब डॉलर के आसपास है। और एक बार जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है तो ये शायद दुनिया के में जो भी ऐसे सबसी पाइपलाइंस मौजूद हैं उनमें से एक सबसे गहरा सबसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि कहीं कहीं पे इसकी डेप्थ या इसकी गहराई 3000 मीटर, यानी समुद्र के नीचे 3 किलोमीटर की गहराई तक जा सकती है। एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो इसे कंप्लीट होने में 5 से 7 साल का समय लगने वाला है। अब आप इस मैप पे देख सकते हैं ओमान से डायरेक्ट लिंक ये है हमारे गुजरात को। कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ज़रूरत नहीं, कोई बाबल मंडेब की ज़रूरत नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लॉक हो जाए या ओपन रहे, उससे हम पर फ़र्क नहीं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को ये पाइपलाइन इंश्योर कर सकती है। और भारत जैसे देश के लिए, जो इतना बड़ा है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, जिसके एम्बिशंस इतने ज़्यादा हैं, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एनर्जी सप्लाई लाइंस को डाइवर्सिफाई करे और सिक्योर भी करे। तो ये इंडिया ओमान पाइपलाइन प्रोजेक्ट भारत की सप्लाई लाइंस को, एनर्जी सप्लाई लाइंस को डाइवर्स करती है। और चूंकि ये डायरेक्टली अरेबियन सी के नीचे से डायरेक्ट ओमान और गुजरात के बीच का कनेक्शन है, तो ये काफ़ी हद तक इसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। तो जहाँ तक हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, इस पाइपलाइन की, तो इसके बारे में 1990 के दशक से बात हो रही है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी के तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, महंगा था, और कमर्शियल वाइबिलिटी इसकी उतनी ज़्यादा सर्टेन नहीं थी, इसलिए इंडिया इसको लेके आगे नहीं बढ़ा। लेकिन आज के टाइम पे जब भारत को इस तरह के एक एनर्जी पाइपलाइन की ज़रूरत भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, भारत इकोनॉमिकली कहीं ज़्यादा मजबूत है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा सोच रही है। क्योंकि अगर वो चाहें तो इसे टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। अब एकदम से अगर हम इसके बारे में सोचें, बात करें, तो एकदम से भारत क्यों इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहला रीज़न जो हम सब जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रॉब्लम। दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास होता है। और जब से ये वॉर की सिचुएशन शुरू हुई है तब से ये पूरा रीजन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। टेंशन्स ईरान, गल्फ कंट्रीज़ और मौजूद दूसरी मेजर पावर्स के बीच में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से शिपिंग रूट्स को डिसरप्ट किया गया है, थ्रेटन किया गया है, शिप्स पे हमले किए गए हैं। इसलिए वहाँ से गैस और ऑयल को ला पाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इस समय बिल्कुल भी ईजी नहीं रह गया है। जो हाल फिलहाल के डिसरप्शंस हैं और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हुए हैं एनर्जी सप्लाईज को लेके, उसकी वजह से भी भारत ने इस प्रोजेक्ट में, इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। इस मैप पे ही आप देखिए कितने सारे शिप्स हैं जो इस छोटी सी जगह से पास आउट होते हैं। और अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया जाता है तो इतने बड़े स्केल पे कार्गो ट्रैफिक, शिपिंग ट्रैफिक डिसरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत जैसे बड़े देश पे पड़ सकता है।
और भारत इस चीज़ को भली भांति समझता है कि ना सिर्फ ये प्रॉब्लम अभी की है, आज की है, बल्कि आने वाले समय में भी इस तरह के इश्यूज और क्रिएट हो सकते हैं। जब तक ये देशों के बीच में किसी भी तरह के मतभेद बचे हुए हैं, वो वापस से लड़ाई में जा सकते हैं। वापस से ईरान खुद किसी पे हमला कर सकता है, या ईरान पे हमला हो सकता है, या किसी भी वजह से कोई भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जैसी ये पतली सी जगह है, दिस विल countries will always look out to exploit this Strait of Hormuz for their own strategic advantage. ओके, तो भारत इसलिए भी इस पाइपलाइन के बारे में सोच रहा है क्योंकि फ्यूचर डिसरप्शंस, आज भले ही कोई भी डील हो जाए, लेकिन आगे भी ऐसा नहीं होगा। आगे आने वाले समय में फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्ट नहीं किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए भारत के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि वो खुद की एनर्जी सप्लाई लाइंस को सिक्योर करे, डाइवर्सिफाई करे। इसके अलावा जो रीसेंट क्राइसिस हुए हैं उससे जो हमने सीखा है, रेड सी पे अटैक्स हुए हैं, हॉर्मुज़ पे टेंशन्स बढ़े हैं। ये टेंशन्स बढ़ने के बाद इंश्योरेंस कॉस्ट शिपिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप्स निकल रहे हैं उनको कंपनीज इंश्योर नहीं करना चाह रही, क्योंकि अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंश्योरेंस के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इसलिए ऑब्वियसली ये सारे कॉस्ट फाइनली आपके शिपिंग कॉस्ट में जुड़ जाते हैं और आपके इम्पोर्ट्स या आपके ऑयल और गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए हैं, और इन सभी क्राइसिस ने एक सिंगल सेम वीकनेस को उजागर किया है, और वो ये है भारत की एनर्जी लाइफलाइन अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस तरह के वल्नरेबल सी रूट्स पे। इसलिए एक फिक्स्ड पाइपलाइन एक बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्टेबल सप्लाई मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी भारत को, जो इस तरह के खतरों से, इस तरह के सप्लाई चेन डिसरप्शन से, इस तरह के जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से भारत की सप्लाई लाइंस को, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखेगी, उन्हें सुरक्षित रखेगी। अब इस पाइपलाइन के बन जाने से भारत को फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी, टैंकर्स के ट्रैफिक पे लो डिपेंडेंस होगा, ब्लॉकेड्स को लेके कम वल्नरेबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भारत अच्छे से कर पाएगा, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इसके अलावा गैस और पेट्रोल के प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में। तो इन सब चीज़ों पे इन ब्लॉकेड्स का वगैरह का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हमारे पास हमारी इंडिपेंडेंट पाइपलाइंस हैं जो इस तरह के चोक पॉइंट से होके नहीं गुजरती हैं। इसके अलावा भारत के गैस बेस्ड इकोनॉमी को भी ये सपोर्ट करेगा, यानी क्लीनर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन ऑयल और ईजियर एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि भारत लगातार अपने एनर्जी मिक्सचर में नेचुरल गैस के शेयर को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि नेचुरल गैस को एक ट्रांजिशनल फ्यूल माना जाता है जो कि कम कार्बन को एमिट करता है एज कम्पेयर टू कोल। तो इसलिए ये सब सप्लाई लगातार भारत में होती रहे, इसके लिए इस तरह का पाइपलाइन प्रोजेक्ट ज़रूरी है। इसके अलावा ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए ज़रूरी है। इससे भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। भारत डिपेंड नहीं करता है इस तरह के चोक पॉइंट्स पे, इसलिए कल को कोई भी देश इस चोक पॉइंट पे भारतीय शिप्स को ब्लॉक करने की धमकी दे के भारत के अगेंस्ट किसी भी तरह का स्ट्रेटेजिक या यूँ कहा जाए कि फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में किसी तरह का एडवांटेज नहीं गेन कर सकता, क्योंकि भारत के पास अपनी खुद की सप्लाई लाइंस हैं। तो भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती है। एक्सटर्नल प्रेशर पे भारत की वल्नरेबिलिटी कम होती है, भारत ज़्यादा रेजिलिएंट होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एनर्जी सिक्योरिटी आपकी नेशन की पावर के तौर पे देखी जाती है, और इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद एनर्जी सिक्योरिटी के साथ भारत की नेशनल पावर भी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बड़े जियोपॉलिटिकल स्टोरी के रूप में अगर इसे देखा जाए और इसका एक गहरा इंसाइट लिया जाए, तो ये पाइपलाइन सिर्फ गैस के बारे में नहीं है, ये भारत की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी को दिखाती है, क्योंकि भारत सिर्फ एक इस तरह का एनर्जी कॉरिडोर नहीं बना रहा है, बल्कि भारत कई सारे डिफरेंट एनर्जी कॉरिडोर्स बना रहा है, ठीक चाइना की तरह, ताकि लॉन्ग टर्म में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। दुनिया के किसी भी एक कोने में कुछ होता है तो उसका असर भारत की ग्रोथ पे, भारत की प्रगति पे, भारत की इकोनॉमी पे और भारत के लोगों पे ना पड़े। इसलिए हम रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई का जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, जो शिपिंग रूट की बात हो रही थी, उस पर काम चल रहा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप्स हो रही है। आईमेक प्रोजेक्ट है जो इंडिया, यूएई, इजराइल को कनेक्ट करेगा, उसमें इस तरह की पाइपलाइंस प्रपोज्ड हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भारत अपने खुद के बना रहा है। तो ओमान की और भारत के बीच की जो पाइपलाइन होगी, ये इस बहुत बड़े एक पजल का एक हिस्सा होगी,
और इसके अलावा भारत फर्दर अपने जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट को बढ़ाने के बारे में जो प्रयास कर रहा है, उसमें भी ये पाइपलाइन भारत की मदद करने वाली है। हालांकि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर कुछ रिस्क भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंजीनियरिंग का जो चैलेंज कि 3 किलोमीटर नीचे, मतलब 3000 मीटर नीचे समुद्र के इस तरह का पाइपलाइन बिछाना, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है। और आगे चल के भारत सोच रहा है कि अगर हम ये पाइपलाइन बना लेते हैं तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल पे और नेचुरल गैस पे कमिटेड हो जाएंगे। बट बहुत ही तेज़ी के साथ एनर्जी में की फील्ड में ट्रांजिशंस भी आ रहे हैं और भारत खुद सोच रहा है कि क्या नेचुरल गैस स्टिल रेलिवेंट होगी बाय द टाइम द प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड। तो हालांकि चूंकि भारत की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में नेचुरल गैस की डिमांड अभी काफ़ी लंबे समय तक बनी रहने वाली है। एनर्जी ट्रांजिशन भारत में हो तो रहा है, लेकिन अभी उसे पूरी तरह से होने में समय लगेगा। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो चैलेंज है उसको और देशों ने पहले पूरा किया है, तो ऑब्वियसली उनसे सीख के, और भारत के पास खुद भी इतना ज़्यादा इंजीनियरिंग नो हाउ है कि वो इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात कॉस्ट की, तो भारत के लिए कॉस्ट अब उतना बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।